नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव कुमार जी और आज संजीव कुमार जी से बातचीत करने जा रहे हैं कि बिहार में क्या कोई नया राजनीतिक समीकरण बनने जा रहा है। पशुपति पारस ने बीजेपी को आईना दिखाने के लिए, बीजेपी को मुश्किल में डालने के लिए नई रणनीति शुरू की है। पशुपति पारस कह रहे हैं कि वो बिहार के 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे या किसी नए राजनीतिक समीकरण की तलाश में वो हैं। दूसरी तरफ आज झारखंड में 38 सीटों पर विधानसभा का चुनाव हो रहा है। हालांकि चिराग पासवान चतरा सीट से एक सीट चिराग पासवान को मिली थी जहां चुनाव हो चुका है, लेकिन जदयू 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जमशेदपुर माने पश्चिमी जमशेदपुर और तमाड़ से। तो क्या है राजनीतिक समीकरण झारखंड में और जदयू और चिराग पासवान वहां क्या कमाल कर पाएंगे, और बिहार में चिराग के चाचा पशुपति पारस क्या चिराग पासवान के लिए नई मुश्किल खड़ी करने जा रहे हैं। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव कुमार जी। आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपका कमेंट हम झारखंड के चुनाव पर ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। झारखंड में चुनाव चल रहा है, एक फेज का हो चुका है मतदान, अब 38 सीटों पर आज मतदान चल रहा है। ज़्यादातर उत्तरी पूर्वी हिस्से में और कुछ हिस्सा दक्षिणी हिस्सा भी है। आपको क्या लगता है, समीकरण कुछ बदला सा लग रहा है? नहीं, समीकरण मुझे तो कुछ भी बदला सा नहीं लग रहा है। ये जदयू और चिराग को जो 2 और 1 3 सीटें मिली है, जहाँ तक मुझे 81 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, 43 सीटों का चुनाव हो गया है और 38 सीटों का चुनाव आज हो रहा है। तो इस चुनाव में हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि उसका बेस बढ़े ताकि उसे एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिले। इसलिए वो अलग अलग प्रांतों में भी चुनाव लड़ती है विधानसभा का। इसी क्रम में जदयू और चिराग पासवान की पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई एनडीए का गठबंधन, एनडीए तो सिर्फ अगर जदयू और चिराग की बात की जाए तो बिहार के लिए है। अब चलिए मान लें कि ये संयुक्त बिहार के लिए अब दोनों लोग मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं, तो कुछ बदला सा नहीं है, वही है सब कुछ जैसा है। जदयू सरयू राय को लेकर झारखंड में एक नया प्रयोग करने जा रहे थे। कद्दावर नेता हैं और कुर्मी, हालांकि वो जाति दूसरी है, कुर्मी जो झारखंड में कुर्मी कहे जाते हैं। तो नीतीश कुमार इस बेस पर आधार पर वो महतो, तो जयराम महतो वहाँ के बड़े नेता उभर कर आए हैं जो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, माने उनका एक अलग समीकरण है। तो क्या कुर्मी मतदाताओं में नीतीश कुमार कुछ अपनी पकड़ बना पाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि वहाँ के कुर्मी और नीतीश कुमार एक ही जैसे हैं। वैसे तो कहेंगे तो हैदराबाद में भी जो ये चंद्रबाबू नायडू हैं वो भी अपने को इसी तरह की जातियाँ कहते हैं, यानी कि जो कल्टिवेटिंग कास्ट होती है उसको लोग सामान्यतः कहते हैं कोई कुर्मी है, कोयरी है, ये सब एक ही जैसी जातियाँ हैं। तो वहाँ के जो महतो हैं वो दूसरे हैं बनिस्बत की ये, तो ये आप इनको एक साथ, और ये कास्ट लाइन पे वहाँ चुनाव नहीं, वहाँ का जो चुनाव होता है आदिवासी और गैर आदिवासी या वनवासी गैर वनवासी आप कह लिए, उस समीकरण पे चुनाव होता है और उस पर कई बातें चलती हैं। और एक तो गैर आदिवासियों की संख्या कोई बहुत वहाँ नहीं है, और गैर आदिवासियों में भी आप कह रहे हैं कि कुर्मी मतदाता को कितना ये प्रभावित कर पाएंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि कुर्मी मतदाता, अगर ऐसा था तो जदयू 2 ही सीट पे क्यों लड़ रही है? पहले भी वो चुनाव लड़के अपनी औकात देख चुके हैं नीतीश कुमार। चिराग पासवान मतदाता तो हैं झारखंड में, और चतरा 1 सीट चिराग पासवान को मिली, हालांकि इलेक्शन हो चुका है। चिराग पासवान बने वहाँ शेड्यूल कास्ट के तौर पर आप देखें वोटर्स को, तो चिराग पासवान जो अपनी ज़मीन मजबूत करने की कोशिश वहाँ कर रहे हैं। चतरा इंटरेस्ट का सीट रहा है, बिहार के तमाम नेता चतरा में भाग्य आजमाना चाहते हैं, राजद भी वहाँ से चुनाव लड़ रही है। आपको लग रहा है कि चिराग पासवान वहाँ मजबूत स्थिति में होंगे? देखिए, वहाँ पे क्या है कि बीजेपी के जो, अगर झारखंड की बात करें तो वहाँ पे जो सबसे बड़ी पार्टी है एनडीए के खेमे की, वो बीजेपी है। तो बीजेपी के जो मतदाता हैं वो उनको सपोर्ट करेंगे। तो इसीलिए वो माने चिराग के कारण कोई बहुत बदलाव नहीं होने वाला है। भाजपा के कारण वहाँ, और जदयू और या चिराग की बात कर लें तो ये दोनों मिलकर के एक बड़ी शक्ति बन सकते हैं। तो चलिए, चिराग पासवान वहाँ कितनी अपनी ताकत दिखा पाएंगे, लेकिन बिहार में चिराग पासवान को मुश्किल में डालने के लिए पशुपति पारस, उनके चाचा कह रहे हैं, पशुपति पारस ने एक नई रणनीति शुरू की है। वो कह रहे हैं कि अब वो अकेले चुनाव लड़ेंगे
और दिखाएंगे कि पासवान मतदाता किसके साथ है। सूरजभान सिंह, चंदन सिंह और कुछ पुराने लीडर्स के साथ उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की है और उसमें उन्होंने कहा, वो पशुपति पारस ये कह रहे हैं कि बिहार में एक नया राजनीतिक समीकरण बनेगा। आपको लगता है ये समीकरण बन पाए? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि बिहार में इंडी गठबंधन और एनडीए के अलावा भी कोई दूसरा तीसरा गठबंधन का कोई वजूद रहेगा। यही दो गठबंधन लगे। अब ये तो पशुपति पारस को तय करना है कि वो किसके साथ जाएंगे। और जहाँ तक मुझे लगती है संभावना है कि वो चिराग के साथ नहीं आएंगे, यानी उनके पास एक विकल्प है, या तो इंडी गठबंधन के साथ जाएं या स्वतंत्र अपना चुनाव, अपना किस्मत आजमाएं, या फिर वो दबाव की रणनीति हो सकती है कि 243 सीट पे लड़ेंगे तो शायद एनडीए वाले कुछ हमको सीटें दे दें। ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स तो जरूर है। आरसीपी ने भी नई पार्टी लॉन्च की है, वो भी यही बात कह रहे हैं, आशा पार्टी जो उनकी है, तो उसमें भी वही ये बात कह रहे हैं कि हम भी सभी जगहों पर लड़ेंगे। तो ये चुनाव का माहौल है, इसमें आपको पता है कि सब लोग टैक्टिकली अपना अपना प्रेशर दिखाते हैं, बनाते हैं कि शायद कुछ एक दो सीटें भी मिल जाए। तो ये दो पार्टियां तो दिख रही हैं, एक चिराग ये इनकी पशुपति पारस की और एक आरसीपी सिंह की, और कह सकते हैं कि माने प्रशांत किशोर में आप बड़े नए तेवर से आए हैं, तो क्या ये लोग मिलकर कोई संगठन बनाएंगे? जनसुराज जनसुराज को अपना इस बार वो टेस्ट करना चाहती है, पहली बार वो चुनाव में आ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई बड़े अलायंस के चक्कर में होंगे। और एक प्रकार से कि उनके पास तो वैसे भी सब लोग मोनाजिर हसन चले आए हैं, तो जो सब पार्टियों से देवेंद्र यादव चले आए हैं उनके पास, तो ऐसे लोग जो अभी कहीं आश्रय की तलाश कर रहे थे, उनको प्रशांत किशोर के पास जनसुराज पार्टी में थोड़ी सी जगह मिली है। अब गठबंधन के साथ वो कितना, पार्टी के साथ कितना गठबंधन कर पाएंगे, या कहेंगे कि आप सीधे सीधे हमारे पार्टी में चले आइए या जनसुराज को आप ज्वाइन कर लीजिए। तो जनसुराज पार्टी स्वतंत्र लड़ेगी या जनसुराज पार्टी अलायंस बना करके लड़ेगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन आज के हालात में और प्रशांत किशोर के तेवर को देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि जनसुराज पार्टी अलायंस में जाएगी। लेकिन पशुपति पारस जो कह रहे हैं कि वो नया समीकरण बनाएंगे, देखिए उनको जदयू ने पहले प्रश्रय दी थी, इसीलिए वो इतना माने चिराग पासवान के खिलाफ नीतीश कुमार ने खड़ा किया था, उनको मंत्रालय में भी जगह दिलाया और सब कुछ किया। लेकिन अब नीतीश कुमार ने उनसे मिलने से भी मना कर दिया। 2 दिन पहले वो मिलना चाहते थे और एनडीए ने तो उनसे पल्ला ही झाड़ लिया है। एनडीए ने उनको तो साफ कह दिया कि उनके साथ वो नहीं रहेंगे। तो दोनों तरफ से उनको झटका लगा, फिर भी वो प्रेशर पॉलिटिक्स करें, वो चाहते हैं कि इसके साथ ही रहें। तो क्या करेंगे आखिर, वो क्या राजनीति छोड़ दें? वो तो कुछ ना कुछ करेंगे ही ना अपनी दबाव बनाने के लिए। तो मुझे लगता है कि इसी के तहत उन्होंने ये देखा है कि अभी कहीं वजूद कोई ठिकाना नहीं मिल रहा है, तो हम सीधे सीधे ऐलान करते हैं 243 सीटों पे, और हम अपनी और दो तीन जो नाम अपने बताए हैं, सूरजभान सिंह, चंदन सिंह तो उनके भाई ही हैं। सूरजभान सिंह के सहारे शायद मोकामा और बेगूसराय की जो कुछ सीटें हैं उस पर वो उनको सफलता मिलने की उम्मीद दिख रही है। हाजीपुर में उन्होंने हाजीपुर में उन्होंने 2-3 रैलियां की और कितनी सफल रही वो आपको पता चल ही गया होगा। जबकि इसके पड़े जब वो पशुपति पारस एनडीए गठबंधन में थे और केंद्रीय मंत्रालय का दायित्व था उनके पास, उस समय भी चिराग पासवान ने अपनी औकात दिखाते रहे हैं। पटना में उन्होंने बड़ी सभा की और कई जगह पर वो दिखाते रहे कि नहीं, हमारे साथ ये जो कुनबा है वो कितना मजबूती के साथ है, और सरकार ने उनको सहयोग किया। पार्टी का दफ्तर जो पशुपति पारस ने उनको निकाल दिया था, वो दफ्तर फिर से चिराग पासवान को मिल गई। ये उनके लिए बहुत बड़ी जीत थी और वो कल ही अपने दफ्तर में प्रवेश कर गए हैं चिराग पासवान। तो चिराग पासवान ज़्यादा मजबूत दिख रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये पशुपति पारस अपने भतीजे को शिकस्त दे पाएंगे? नहीं, अभी के हालात में तो ऐसा नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि पशुपति पारस का जो वजूद था, जो जब तक रामविलास पासवान थे तभी तक। अब देखिए ना कि लालू प्रसाद के साथ तो साधु यादव का क्या रुतबा होता था, सुभाष यादव का क्या होता था, लेकिन लालू जी के से हटते ही आज सुभाष यादव और साधु यादव कहाँ हैं। तो रामविलास पासवान जब तक थे तब तक ही उनके भाइयों का एक बड़ा दबदबा होता था पार्टी में। अब तो मुझे नहीं लगता है तो उत्तराधिकार बेटे का ही होता है और इस आधार पर जनता ने स्वीकार कर लिया। तो पासवानों के नेता चिराग पासवान है, आप मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, चिराग पासवान ही अभी के दौर में, और अभी भी एक कॉल पे, जैसे कि लालू जी के कॉल पर ही यादव मतदाता कहीं कुछ करते हैं, या वोट शिफ्ट कराने की का जो वोट शिफ्ट कराने की जो ताकत लालू प्रसाद के पास है, उसी प्रकार वोट शिफ्ट कराने की ताकत आज के डेट में चिराग पासवान के पास है, उस समाज की।
तो ये जो कुछ भूमिहार नेता हो, सूरजभान सिंह क्या भूमिहार के नेता हैं? आपको लग रहा है कि वो मैंने भूमिहारों का वोट पोलर नहीं, बहुत पूरे जगह पर ऐसा नहीं है। उनके कोई खास पॉकेट, कुछ पॉकेट में उनका वर्चस्व हो सकता है। और जाति पर कितना वर्चस्व है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि भूमिहार जाति का कोई एक सर्वमान्य नेता पूरे बिहार में है। एक बात और चल रही है कि ये पशुपति पारस का एक कैंडिडेट था सुनील पांडे, जो तरारी से, वो कह रहे थे कि तरारी से हम लड़ेंगे और मेरा कैंडिडेट होगा, लेकिन उस कैंडिडेट को भी बीजेपी ने अपने में शामिल कर लिया। तो एक तरह से बीजेपी बार बार उनसे माने उनको लताड़ रही है और फिर बार बार वो बीजेपी के तरफ सट रहे हैं। उनका राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो चुका है। नहीं, राजनीतिक अस्तित्व तो हम किसी का भी ख़त्म नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स में कब कौन बाउंस बैक कर जाएगा, क्या समीकरण बनेगा, इसकी संभावना तो हमेशा रहती है। लेकिन चिराग पासवान के सामने पशुपति पारस की आज कोई बहुत अहमियत नहीं है, ऐसा केंद्र भी समझता है, प्रदेश के नेता भी समझ रहे हैं। और स्थानीय स्तर पर हाजीपुर में जब रैली करे आप एक सफल रैली नहीं कर पाए, तो फिर तो आपने खुद ही अपनी मिट्टी पलीत कर दी है। संजीव जी, आपसे एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि एनडीए कभी कभी चिराग पासवान पर भी नकेल कसने के लिए पशुपति पारस को कभी कभी खड़ा कर देती है, और ऐसे कई अवसर देखे गए जब चिराग पासवान, अमित शाह ने बुलाकर उनसे मुलाकात की, कई बार वो दिल्ली चले जाते हैं भेंट करने के लिए। तो लगता है कि एनडीए चिराग पासवान पर भी नकेल कसना चाहती है। हाल के दिनों में आरक्षण के मसले पर, फिर आपको कई मसलों पर, वो भारत बंद में भी चिराग पासवान का, जीतन राम मांझी से चिराग पासवान हमेशा कुछ उखड़े उखड़े से रहते हैं। इस इमामगंज चुनाव में तो प्रचार करने भी नहीं गए। लगता है एनडीए दोनों के साथ खेल खेल रही। नहीं, खेल का ये तो अब ऐसा है ना कि ये राजनीति ही खेल का है, हर आदमी खेल ही खेल रहा है। तो उसमें कोई बीजेपी और या फिर कांग्रेस या कोई भी पार्टी है, तो वो कोई यहाँ धर्मार्थ काम करने तो आई नहीं है। अब क्रिकेट का जो खेल होता है तो उसी तरह चलता है, ये पॉलिटिक्स का भी खेल है। तो इसमें भी सब लोग अपनी पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो बीजेपी उससे अछूती कैसे रह सकती है। तो अब आपको क्या लग रहा है 2025 में इसी अलायंस पर ये चुनाव होने जा रहा है कि कोई नया अलायंस बिहार में बनने जा रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि अभी की जो संभावना लगती है कि एनडीए में ही इन लोगों की गुंजाइश बचती है, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो पशुपति पारस हो, या फिर जीतन राम मांझी हो, या फिर आरसीपी सिंह हो। अब आरसीपी सिंह के साथ नीतीश कुमार कितना कंफर्ट फील करेंगे, ये एक बड़ी बात है। मुकेश सहनी भी हाथ पांव मार रहे हैं, वो भी कि मैंने इसमें शामिल हो जाए। अब कैसे ये पूरे लोगों को मिला करके चलना होगा, ये तो बड़ा बने भानुमति का कुनबा टाइप का चीज़ ये हो पाएगा। कैसे उसमें उस पिटारे में किस किस को आप रखिएगा। अब देखिए शिव जी की बारात है कैसी चलेगी। तो चलिए, ये थे संजीव कुमार जी, जिनसे हम लोग बातचीत कर रहे थे कि क्या पशुपति पारस बिहार में कोई नया राजनीतिक समीकरण बनाकर नया खेल करेंगे, क्या बीजेपी के लिए पशुपति पारस कोई नई मुश्किल खड़ी करेंगे, क्या चिराग पासवान को शिकस्त देने के लिए पशुपति पारस ने नई योजना बनाई है। हालांकि वरिष्ठ पत्रकार संजीव कुमार जी कह रहे हैं कि इतनी ताकत उनकी राजनीति उसमें नहीं है कि वो चिराग पासवान को चैलेंज कर सकें या बीजेपी को। अब देखना दिलचस्प होगा कि लालू प्रसाद यादव कोई नया राजनीतिक समीकरण बनाएं और पशुपति पारस की तरफ पासा फेंकें, तो ये एक नई बात हो सकती है। तो हर अपडेट के लिए सबसे पहले आप देखिए लाइव बिहार और जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ। नमस्कार।